हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो 370 के हवाले से। हमने 2019 में 5 अगस्त 2019 ऑलमोस्ट 4 साल इस बात को हो गए, लेकिन अभी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और वो इस हवाले से है कि 370 को जिस तरीके से वहाँ की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है और शायद एक पार्टी को भी लीड करती है महबूबा मुफ्ती, उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन राइट नाउ शायद उनका वो स्टेटस नहीं रहा कश्मीर में जो किसी ज़माने में हुआ करता था। क्या है कि लोग कुछ कहते हैं कि ये रिवाइव किया जाए, वापस किया जाए, और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं यार, ये यूनियन टेरिटरी है और ये ज़्यादा बेहतर हुए हालात, क्योंकि अभी वहाँ पे मिस वर्ल्ड कंपटीशन होना है जिसमें 130 लोगों ने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ-साथ G20 के कुछ जो समिट, कुछ चीज़ें थी, इवेंट्स वहाँ पे मुनक्किद की गई। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस हवाले से बात करेंगे। और G20 का सितंबर में ही एक हेड ऑफ द स्टेट्स ने आना है न्यू दिल्ली में, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी आना है। उस हवाले से भी बात करेंगे क्या हो सकता है। इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि 370 के हवाले से पहले क्या ऐसी चीजें थी जो अब नहीं है, या पहले जो नहीं थी और अब है? कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये शायद जिंदगी मौत का मसला है। गवर्नमेंट जो अभी मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि इसके बाद से जब हमने ये हटाया है तो हालात बेहतर हुए। आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप लॉयर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और चीज़ों को इस हवाले से करीब से देखते हैं। देखिए फकर भाई, मैं एज अ लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के नाते आपसे बात करूंगा इस पे। थोड़ी सी अगर ये टेक्निकल ज़्यादा होगा तो आप बताइएगा, मैं फिर और तरीके से बताऊंगा। देखिए, आर्टिकल 370 जो है वो एक अरेंजमेंट था जो कि ये बताता था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए कैसे लगेगा। ठीक है ना? तो उसमें मैकेनिज्म ये ड्रॉ किया गया ओके। कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा तब तक जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर मेंटली प्रिपेयर ना हो जाए कंप्लीट एसिमिलेशन के लिए विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विद द इंडियन स्टेट रादर। ठीक है ना? तो ये कहा गया 1950 में कि भाई अभी टू नेशन थ्योरी के आधार पे सब कुछ हुआ है और ये वेस्टीज है टू नेशन थ्योरी का। हालांकि जैसे ही किंग ने जो है वो हरी सिंह ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया को दिया, मर्जर कंप्लीट हो गया, सॉवरेनिटी कंप्लीट हो गई। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम है यहाँ पे बहुतायत में, तो हम डेमोक्रेटिक जो है कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और यहाँ के लोगों को ये मौका देंगे कि कल को यदि ये भारत से अलग होना चाहे तो इनको हम अलग कर देंगे। तो इसके लिए उनको मौका दिया गया कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है ना? उन जम्मू एंड कश्मीर के लोग, तो जम्मू जी। एंड कश्मीर के लोगों को ये दिया गया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और जम्मू और कश्मीर के लोगों ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो बेसिकली इंडिया का पार्ट है। यानी कि अगर उनको ये कहना था कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है तो खेल वहीं खत्म हो जाता, फिर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लगता ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए आर्टिकल 370 में ये व्यवस्था की गई कि भाई ये तो ठीक है कि आप जो है भारत के साथ कैसे गवर्न होंगे वो हम डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था जी जी। उसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर और भारत के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसका रिलेशनशिप वो डिटरमाइन किया गया। आप ठीक है? जी तो जी जी जी, अब बिल्कुल सही है। आपको ये समझना होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक तरीके से वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ये कहता है कि गवर्नेंस में हमारा भारत की यूनियन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा।
मैं आपको जम्मू जी एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वो लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर having solemnly resolved in pursuance of accession of this state to India, which took place on 26th day of October 1947, to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part thereof. तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि यूनियन ऑफ इंडिया के साथ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का रिलेशनशिप क्या होगा। अब अगर आप इसको ध्यान दें तो हमारे यहाँ पे बाकी जो स्टेट हैं जी उनका रिलेशनशिप हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में दिया हुआ है। जी वो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हमारे यहाँ जो है वो आर्टिकल 245, 246, 248, 253 इसके हिसाब से चलता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए 245, 46, 47 नहीं लगता, ये लगता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए के हिसाब से। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाया गया पहले 1950 का, फिर 1954 का, जिसमें यह बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारत का कौन सा संविधान का जो प्रोविजन है वो कैसे लागू होगा। और जैसे आपने एक बहुत फेमस आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 35A। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आर्टिकल 35A आपको ना तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ना तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। आप अगर अभी मैं आपको 1 मिनट दूं, बोलूं कि आप आर्टिकल 35 चले जाएं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और देखें कहां है 35 के बाद 35A, आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद आप जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को खोले, सोचे कि चल यहां होगा वो 35 है, वहां भी नहीं है। तो ये 35A है क्या और है कहां? बेसिकली आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 में है। उसके आधार पे ये डिटरमाइन किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनकी परमानेंट रेजिडेंस कब से डिसाइड की जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान से भाग करके या पाकिस्तान से, जो उस समय का पाकिस्तान बना था नया नया, कश्मीर में आके सेटल हो गए थे बहुत से हिंदू जो पाकिस्तान छोड़े। तो कश्मीर पंजाब से नियर बाई था, तो वहीं आके वो सेटल हो गए। भाई अंदरूनी इंडिया में कहाँ तक वो आ जाते, आप समझ रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए कश्मीर की कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो 1900 उन्होंने 40 या 42 का कोई डेट ले लिया कि इस दिन जो कश्मीर का बासिंदा था उसको ही माना जाएगा, बाकी उसके पहले यदि कोई कश्मीर में नहीं रहता था तो उसको कश्मीर का बासिंदा नहीं माना जाएगा। अब ये जो आर्टिकल 35A है ये स्पेशल जोड़ा गया जो भारत का रिश्ता बताता है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के साथ, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है। तो पॉइंट ये है कि आर्टिकल 370 को जाना था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 के खुद उसमें लिखा हुआ है कि ये टेम्पररी है और ये ट्रांजिशनरी है। जी आप समझ रहे हैं, दिस इज टेम्पररी एंड दिस इज ट्रांजिशनल। तो अब प्रश्न ये है कि अगर ये टेम्पररी है और ये ट्रांजिशनल है तो आप इसको परमानेंट कैसे कर सकते हो? राइट। अब हमारे यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि हालांकि बहुत हद तक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आर्टिकल 370 को इरोड कर दिया था 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने। ऑलमोस्ट सारा इंडिया का जो लॉ था वो कश्मीर पे लग चुका था। जैसे आपको बताएं, जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें यह कहा गया कि इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका जो हेड होगा उसका नाम होगा सदर रियासत, विच इज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। अब इंडिया में कैसे दो दो सदर हो सकते हैं भाई, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक दूसरा सदर, ये है एक। उसके बाद ये भी कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का जो टेन्योर होगा वो 6 साल होगा, बाकी सारी इंडिया का 5 साल है, उनका 6 साल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वापस ली गई उनसे। पहले सदर रियासत को हटा करके गवर्नर किया गया। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट था, वो लगता ही नहीं था। कंकरेंट लिस्ट यानी वो लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए था ही नहीं, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट नहीं था। वो जम्मू एंड कश्मीर का के लिए पार्लियामेंट किसी विषय पर लॉ नहीं बना सकता था। तो यही था, यही 370 था कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर के विषय में भारत की पार्लियामेंट और भारत के एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा, उसी को रेगुलेट करता था आर्टिकल 370, जिसका मैकेनिज्म था, जिसका टूल था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब वो बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कस्टम है, वो यहाँ नहीं बताने वाला, बच्चों को समझ में नहीं आएगा आपका। तो 370 को हटाया जब भारत ने, तो हुआ ये कि भारत का संविधान पूरा लागू हो गया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अच्छा अभिषेक साहब, मुझे एक चीज थोड़ा सा बस आसान अल्फाज में समझा दें कि महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कोई और साहब हो,
उनके लिए क्या नुकसान हुआ है कि वो कहते कि इसको रिवाइव करना? सिंपल। जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे उनको, कि भारत का बहुत सा लॉ लागू नहीं होता था। जी। अब जैसे उन्होंने लद्दाख में भी उर्दू नाफिज की हुई थी। राइट। अगर आप कश्मीरी हो तो आप उर्दू की बात कैसे कर सकते हो? आप अभी भी लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जाए, वहां उर्दू में लिखा ओके। हुआ है। अच्छा। तो दैट ऑल्सो वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो धीरे धीरे, देखिए मैं बड़ा ब्लंटली बोलूंगा, वो धीरे धीरे उसका इस्लामाइजेशन होने लगा था पूरा, या अरबाइजेशन अगर आप कहना चाहें तो वो कर दे। अच्छा। जैसे कि लोगों के अंदर जो है वो जो सलाफी फॉर्म ऑफ इस्लाम था वो बहुत आ गया था। आपने देखा 1980s में और 90s में जो कश्मीरी पंडित का फिर एक्सोडस हुआ, उनको मारकर निकाला गया, और आइडिया यही था कि फिर इसको मुस्लिम डोमिनेंट कर दो और उसके बाद ऐसा हो कि ये जो 370 है ये इट विल लीड टू इंडिपेंडेंस वन डे। ओके। तो ये 370 की वजह से था कि इतनी टेररिज्म थी, क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि तुम इंडियन नहीं हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे ऊपर लगता नहीं है। और वो बात है, क्योंकि उनको कहते थे तुम्हारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट। तो लोग भी इस बात में आने लगे थे कि हाँ बात तो सही है, हम तो इंडियन नहीं है, हम तो कश्मीरी है, हम तो दूसरे लोग हैं। जी। लेकिन अब जब 370 हट गया तो वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लग गया। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती के पास स्पेशल पावर हुआ करता था, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का मतलब पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगेगा, कई एग्जीक्यूटिव एक्शंस वहां नहीं लगेंगे, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं लगेंगी, जैसे रिजर्वेशन है, फंडामेंटल राइट का बहुत सा चैप्टर, बहुत से फंडामेंटल राइट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई ही नहीं करता था, या ओके। करता था तो मॉडिफिकेशन के साथ करता था। तो बहुत से प्रिविलेजेस थे जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियंस के पास कि आप उनको टच नहीं कर सकते थे, वो सारे खत्म कर दिए, क्योंकि अब वो नॉर्मल से चीफ मिनिस्टर हो गए हैं जैसे कोई अदर चीफ मिनिस्टर है भारत के किसी अन्य प्रांत का। बस यही है। अच्छा, तो लेकिन नहीं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स थे उसकी वजह से ये सारा कुछ है, या वहां पे उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो वहां के लोग हैं वो भी कुछ ये चाहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं खत्म होना चाहिए? देखिए वो स्पेशल स्टेटस से आपको क्या मिल रहा है? जी। स्पेशल स्टेटस था किस चीज का कि आप लॉ अपने हिसाब से बनाए, ओके। पार्लियामेंट आपके लिए लॉ नहीं बनाएगी, बस यही तो स्पेशल स्टेटस था ना। ओके। पर आप असिमिलेट होने की जगह देखिए वो ट्रांजिशनरी है। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ट्रांजिशनरी है ये। तो जब आप ट्रांजिशनरी हो, जब आपको ट्रांजिशन करना, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन संविधान आया 1950 में। तो अब क्वेश्चन ये कि 1947 से 1950 तक हम कैसे गवर्न हो रहे थे? बिल्कुल उसका बिल्कुल। आंसर ये है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा हुआ था हमारे ऊपर। जी। तो आप जब ट्रांजिशन, उसी तरीके से जब मुल्क बटा टूटा रिलीजन के आधार पे, तो एक ट्रांजिशन था कि वूंडे है, अभी घाव नरम नरम है, नया नया है, इसको धीरे धीरे करो, ठीक है ना। तो अच्छा। चूंकि कश्मीर की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम थी, और एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, टुवर्ड्स द इस्लामिक उम्मा, तो वो पाकिस्तान को वो उस तरीके से देखा जा रहा था, तो इसलिए कहा गया कि इसको धीरे से हैंडल करेंगे और इसको हम स्पेशल स्टेटस देते जाएंगे। मगर पॉइंट ये था कि स्पेशल स्टेटस शुरू के कुछ दिन तक दिया जाएगा, उसके बाद इसको रिवोक कर लिएगा। इसलिए आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसका जी। आर्टिकल 370 अगर आप पढ़ेंगे फकर भाई, तो उसमें बिना किसी लाग लपेट के ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं है, इसको जाना है एक दिन। मतलब इसमें कोई भी आपको सरप्राइजिंग चीज नहीं मिलेगी। अगर आप उसको, ओके। अगर आप बोलिए तो मैं आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ के ठीक। सुना सकता हूँ, सही जहाँ पे सही। ये लिखा हुआ है कि भाई ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जी। और जब जो चीज टेम्पररी थी, वो जो मेन आर्गुमेंट है वो मैं आपको बताऊं क्या था, कि उसमें ये है कि अगर आपको 370 हटाना है तो प्रेसिडेंट हटा सकता है, मगर उसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, ठीक ओके। है ना। तो जी। अब आर्गुमेंट ये दिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती तो आप रिकमेंडेशन किससे लोगे? और ओके। जब आप रिकमेंडेशन ही नहीं ले सकते तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि अब उसके लिए जो बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप राइट। समझ रहे हैं? जी। तो वो मैं आपको पढ़ता हूं, 370 ब्रैकेट 3, यानी 370 क्लॉज 3, जी। जी। नॉट विद स्टैंडिंग anything in the foregoing provisions of this article, the president may by public notification, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई लेजिस्लेशन बनाना है, यानी कि कोई वोटिंग नहीं होना है। आप सुनिए इस बात को, जी। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो वोटिंग होता है उस पर। हाँ। आपको अगर नॉर्मल लॉ भी बनाना है कि बिल्कुल। भाई हम ये जो है इसको हटा रहे हैं थ्रू अ लॉ,
थ्रू अ बिल तो भी आपको वोटिंग करना होता। 1/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट्स के लिए। पाकिस्तान में तो ये है। 2/3 साहब, 2/3 जी जी, नॉट 2/3 1/3, 1/3 2/3 यस, उससे भी। 2/3 2/3 और वो भी 2/3 बात, वो भी और भी होता 2/3 है, वो 2/3 यूं होता है कि which should be the majority of the total या strength of the particular house and 2/3 of the present and voting। तो वो बड़ा टेक्निकल मैथ्स होता है, इतना आसान नहीं है वो उसको पढ़ना। तो खैर एनीवेज, अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इतना इजी किया गया है कि उसको कोई वोटिंग भी नहीं करवानी है 370 हटाने के लिए, ठीक है ना। वो जी सिर्फ एक पब्लिक नोटिफिकेशन लाएगा और 370 खत्म। तो अब टेक्निकलिटी कहाँ आई मैं आपको बताता हूं। अब ये है कि प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify। यही हुआ 2019 5 अगस्त को, जब उन्होंने ये पब्लिक नोटिफिकेशन लाया अपना 370 क्लॉज 3 के पावर को इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने कहा कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिकल 370 है उसका सभी भाग नहीं लगेगा, सिर्फ उसका एक ही पार्ट लगता है जो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, बस यही वाला पार्ट लगता है और कोई पार्ट उसका नहीं लगता है, ठीक है ना। ओके। तो इन्होंने ये 3 में ये पावर इस्तेमाल करी। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया 5 अगस्त को कि भाई हम आज से 370 का सारा प्रोविजन नहीं लागू करेंगे। अब उसका जो नीचे वाला क्लॉज है वो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट shall be necessary before the president issues such a notification। ओके। यानी प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन इशू करने का पावर है, वो हटा सकता है, मगर कंडीशन ये डाल दी गई कि जब भी प्रेसिडेंट ये नोटिफिकेशन इशू करेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर से रिकमेंडेशन लेगा। रिकमेंडेशन इंटरेस्टिंग ये कि वो रिकमेंडेशन लेगा, वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी, ये विल होगा, बिकॉज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। कंसल्टेशन होता या कंकरेंसी होता तो बात होती, बात है कि आपको रिकमेंडेशन लेना। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट ये आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जम्मू एंड कश्मीर की खत्म हो गई, तो अब ये वाला प्रोविजो क्लॉज लगेगा कैसे? आप कैसे रिकमेंडेशन लोगे जब रिकमेंडेशन देने वाला बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता? इसलिए लोग ये कह रहे थे कि ये परमानेंट हो गया, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, कि इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, इन्होंने कहा कि आज से हम आर्टिकल 370 को अमेंड करते हैं थ्रू 367, उतना टेक्निकल नहीं जाते। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जगह अब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, तो यानी कि ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हुआ ये फकर भाई कि इन्होंने गवर्नमेंट ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो जब आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं किसी स्टेट में, तो उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर वो गवर्नर में आ जाती है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में आ जाती है, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। तो गवर्नर बिकम्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट बिकम द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सही। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही अब जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और इंडिया का पार्लियामेंट भी है। तो वो सारी उनको कंसेंट मिल गई खुद से ही, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव, यानी कि आई गिव कंसेंट टू माय सेल्फ, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव पावर फॉर एक्टिंग ऑन बोथ द पर्सन। जैसे आप ये देखें, बस ये लास्ट सेंटेंस कह दो कि जब 1947 से 1950 के बीच में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठता था, तो वो 2 रोल प्ले करता था। वो एक तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी था जो अंग्रेजों के समय हुआ करता था, लॉ मेकिंग बॉडी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी था, यानी कि वो 2.5 साल कोई अगर लॉज बनाने की जरूरत होती तो उन्होंने कई लॉज बनाए उस समय, ठीक है। और वो लॉज वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर के रूप में नहीं बनाते थे, वो लॉज वो बनाते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर के रूप में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ नहीं बना सकती, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खाली कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती। सही, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है। खैर, जिस तरीके से आपने बताया कि एक तो केस लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या फैसला देते हैं, जब सारी वो हियरिंग हो जाएगी और फिर फैसला आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभिषेक साहब, काफी सारी चीजें इसके बाद हुई हैं। G20 के हवाले से वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, वो हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड जो
कॉन्टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, वो वहाँ पे होने लगा है और 130 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेंट्स आएंगे, यकीनन फिर मीडिया और ये सारी चीज़ें। तो इसको मतलब कैसे देखा जा रहा है? बेशक महबूबा साहिबा वहाँ की एक पॉलिटिकल फिगर है, अब उनके पास, मैं पहले कहा कि शायद वो वाली पावर नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब्दुल्ला फैमिली है या फिर और लोग होंगे, लेकिन शायद अब उनकी वो ताकत जो है वो कम हुई है। लेकिन इस चीज़ को कितना मतलब बड़ा स्टेप है कि 130 मुल्क के डेलीगेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आके और एक बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। देखिए फकर भाई, अगर हम ऑनेस्टी से बात करें तो इंडियन कश्मीर में उतना बड़ा एरिया है नहीं जितना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इंडिया जैसी बड़ी स्टेट के लिए उसको जी, एडमिनिस्ट्रेट जी, करना कोई जी, मुश्किल जी, की बात नहीं। तो अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा, अगर वो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, जी, तो ये बहुत इजीली मेंटेन हो, बहुत इजीली हो जाएगा। आप जो आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड लोग हैं उनको आप सीधा बंद करते हैं और कहते हैं भाई, बिकॉज जनता तो नॉर्मल है, हुँ, जनता तो यार कहीं की भी उसको तो दो रख की रोटी चाहिए, अपने घर में सुख चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए, बीवी के साथ हुँ, अपना समय गुजार ले, यही सबकी जिंदगी है। और इससे ज्यादा तो दुनिया में किसी की जिंदगी कुछ नहीं है। तो ओके, मेरे ख्याल से वो बात भी दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई क्रॉस बॉर्डर टेरर होता है, हुँ, मान लीजिए खुदा ना खास्ता, तो फिर ये भी होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि भाई देख लीजिए, आप जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, दिस इज व्हाट सही, इट इज, ठीक है ना। और अगर ओके, नहीं होता है तो इंडिया विल हैव अ फील्ड डे, क्योंकि वो देख लेंगे कि भाई देखिए पीसफुल है यहाँ पे, जो लोग हैं यहाँ के वो चाहते हैं ये सब चीजें, मॉडर्निटी आनी चाहिए। देखिए वो क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, बिल्कुल, लड़कियों के ड्राइविंग पे एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्होंने दंग दबंग में काम किया था, ऑल ऑफ अ सडन वो चली गई एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में। उन्होंने कहा कि अब हम फिल्में नहीं करेंगे, वो निकाब पहनने लगी और उसके बाद जी, उनका एक आया खाना कि वो नकाब भी ऐसे चम्मच से ऐसे उठा जी, के खाती है, तो विच विच वाज काइंड ऑफ टेरिफाइंग कि एकदम एक्सट्रीम ही आप चले जाओ कि एक समय ओके, आप फिल्में कर रहे हो, उसके बाद आप एकदम से इतना जो है स्ट्रिक्ट एडहेरेंट ऑफ रिलीजियस जी, अगर आप लॉज बन जाओ, तो फिर वो था कि कश्मीर कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। हुँ, तो ये मिस वर्ल्ड बना करके फिर कश्मीर में एक बैंड बना था लड़कियों का, उस बैंड को ब्लॉक कर दिया था लोगों ने। तो ओके, दिस इज नाउ दे आर द इंडियन गवर्नमेंट प्लस इसमें यूएई भी एक साझेदार है। दे आर ऑल पुटिंग मनी कि भाई मॉडर्निटी को इंक्लूड करो, लोगों का जहन खोलो, और दिस इज वन वन ऑफ द स्टेप्स कि भाई कश्मीर को दुनिया के साथ मिलाया जाए। नाउ कश्मीर ओके, शुड आल्सो वॉक द टॉक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो जहाँ पे फिल्में होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, यही आज के डेट में लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन है। सो दैट ओके, सो द गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो हुँ, मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल सही है और सिर्फ लास्ट में क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से शो भी करेंगे, लेकिन लास्ट में जो G20 समिट का हेड ऑफ द स्टेट का जो इवेंट होने वाला है सितंबर फर्स्ट वीक में, बल्कि एंड ऑफ फर्स्ट वीक 7 टू 10th ऑफ सितंबर, जिसमें व्लादिमीर पुतिन साहब तो नहीं आ सकते क्योंकि वो साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उनके ऊपर तालिबान केस है जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल जो लोग भी उस कोर्ट को फॉलो करते हैं वहाँ पे वो नहीं जा सकते और मेरे ख्याल मोस्टली कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो बाइडेन साहब का आना और बाकी हेड ऑफ द स्टेट्स का आना G20 के कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इंडिया के लिए या फिर वहाँ की इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। जी ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा सा व्लादिमीर पुतिन साहब पे भी बोल दूं। ओके, देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है एज अ डिफरेंट बॉडी फ्रॉम आईसीजे, ओ या उसने वारंट इशू किया है। जी, कौन मानता है आईसीसी के वारंट को? बुश के खिलाफ भी वारंट है, क्यों नहीं बुश को अरेस्ट किया आपने? ओके, जब बुश अगर इराक में लोगों को इराक को बर्बाद करने का, पूरी कंट्री को बर्बाद करने का श्रेय बुश को जाता है। क्या किया था इराक ने? सद्दाम जी, हुसैन जो भी था, इतना बुरा आदमी तो नहीं था, जो भी था उसके जी, लोगों के बीच में था और उसके बीच में था। क्यों आपने सद्दाम हुसैन को बम मार मार के उसकी पूरी सोसाइटी को? हाँ, इराक वाज सच अ प्रॉस्पेरस या कंट्री। बिल्कुल फकर भाई सही। के हमारे यहाँ लोग इराक से, उस समय मुझे याद है 80s में जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, 90s में सॉरी, जी, तो वो लोग वीसीआर और ये सब चीजें जो लोग ऑयल वहां, रिच कंट्री थी।
एग्जैक्टली, बिल्कुल वेरी वेल, नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बताते थे, ठीक है ना। तो आज वो इराक आप देख लें क्या है, फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम के तहत ही उनकी जिंदगी बची हुई है, वरना उनके यहाँ तो नंबर ऑफ डेथ भूख से जितनी हुई है वो कहीं नहीं है। तो फिर ये बुश के अगेंस्ट में भाई क्यों नहीं है ये अरेस्ट वारंट बुश के अगेंस्ट में? और आपको ये भी बताऊं, जो ये आईसीसी कर सकती है वही काम आपका ये जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर में कोई भी स्टेट कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका अगर पुतिन आते तो पुतिन को कोई अरेस्ट करता, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने तो खुल के कह दिया कि वी आर प्रो पुतिन, पुतिन आएंगे तो हम तो रेड कारपेट बिछाएंगे उनके लिए, क्योंकि प्रेस के अगेंस्ट में गुस्सा हर जगह है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कोई और रीजन है, आई डोंट थिंक कि ये है क्योंकि दोनों फ्रेंडली है ही, वो कोई वेस्ट में नहीं जा रहे हैं जहां पे कि अरेस्ट का इंटरप्रिटेशन, अरेस्ट के कोई चांसेस हो। आई थिंक अभी देखिए उन्होंने उसको भी निपटा दिया, वो जो वैगनर ग्रुप का था। बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे अपने सारे लोगों को निपटा रहे हैं, और ये पुतिन मजीद नोटोरियस मजबूत अपने कंट्रोल को कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। जी जी जी। जो बाइडेन तो साहब, हाँ, जो बाइडेन साहब का देखिए ऐसा है कि G20 की जो मीटिंग होगी, वो चूंकि ये फाइनल लेग है, फाइनल लेग में सारे हेड ऑफ स्टेट आते हैं, इसमें जो इंडियन प्रेसिडेंसी थी उसमें 3-4 बातें जो इंडिया हाईलाइट करेगा वर्ल्ड को, वो नंबर 1 है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन करें। आपका जो वेस्ट सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम है दैट डजंट फेवर द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड ने देखा, और इसी वजह से दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, जो कि ब्रिक्स के फॉर्म में उभर रहा है, ठीक है ना। तो वो वेस्ट को देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिकॉन्साइल करते हैं कि वो सारी गवर्नेंस मैकेनिज्म उनके हाथ में ना हो, कि वो जब चाहे रशिया को तो पनिश कर दें, लेकिन अमेरिका को पनिश करने वाला कोई नहीं है। ये चीज राइट, प्लस द फाइनेंशियल टेररिज्म एंड ऑल दैट। जी ओके, राइट। बहुत बड़ा इवेंट है, यकीनन उसके ऊपर हम तफसील में भी फिर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी इवेंट होने जा रहा, अभी कुछ दिन है उसमें, तकरीबन 10 दिन अभी रहते हैं उसके होने में, तो देखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जो वर्ल्ड का सिस्टम है जिसके ऊपर कुछ कंट्रीज तो बड़ा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको उसका नुकसान हो रहा है, जिसमें छोटे ममालिक या जिनकी इकोनॉमी छोटी है या फिर इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखते, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन है या नहीं, या मैं यकीनन G20 का ये वाला जो पोर्शन होगा सितंबर सेकेंड वीक में, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अभिषेक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो को ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।